दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हेजेमनी यानी आधिपत्य की जिसे हम प्राधान्य भी कहते हैं कि एक्चुअल में हेजेमनी होता क्या है और ये कैसे कार्य करता है, किस प्रकार से ये समाज को एक तरीके से अपना दबदबे के अंदर कैसे कायम रखता है अपने आप को, इसके बारे में जानेंगे। और ये जो हेजेमनी का जो कंसेप्ट है ये कैसे निकल के आया, ये एक तरीके से इसके बारे में बड़ी चर्चा करेंगे हम कि जैसे पूंजीवाद युग के टाइम पे हेजमनी का जो कंसेप्ट आया वो किसने दिया और एक्चुअल में ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम इसको। तो सबसे पहला जो आपको ये जानना चाहिए कि ये जो कंसेप्ट दिया था वो इन्होंने दिया था। इनका नाम है एंटोनियो ग्राम्स्की। ये जो व्यक्ति हैं ये इटली के रहने वाले थे। इटली में इन्होंने फ़िलासफ़ी दी थी। जैसे कि आप जानते हैं कि 1848 में जब कार्ल मार्क्स ने बुक लिखी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो उसके बाद से जो विश्व था, विश्व को इन्होंने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया था मार्क्स ने। ठीक है, एक जो था वो पूंजीपति वर्ग था, दूसरा था वो अपना लेबर क्लास जिसे हम कहते हैं। इसको हम बोलते थे सर्वहारा लेबर वाले को, इसको हम बोलते थे बुजुर्वा वर्ग, जो मार्क्स ने से बताया था। यानी कि विश्व शुरू से ही दो भागों में बटा रहा है, एक शोषक, दूसरा शोषित। यानी शोषक वो जिसके पास उत्पादन के साधन होते हैं, मतलब जिसके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जिसके पास बड़ी बड़ी ज़मीन है, यानी उत्पादन के साधनों पर जिसका नियंत्रण होता है। एक वो, और दूसरा वो जो वहाँ पर काम करता है। जैसे लेबर को हम एक तरीके से मान सकते हैं कि जैसे कि फैक्ट्री के अंदर जो मालिक है वो है बुजुर्गा, और जो लेबर है वहाँ काम कर रही है वो है अपना सर्वहारा वर्ग। तो इस हिसाब से दो व्यक्ति का पता चल गया, एक शोषक और एक शोषित, यानी बुजुर्गा और सर्वहारा। सर्वहारा जो फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर है। ये थ्योरी जब दी तो उस समय जो पूंजीवाद का दबदबा था, जैसे पूंजीपति कैपिटलिस्ट कहते हैं, और उदारवादी थिंकर में जब हम देखते हैं कि कैसे स्वतंत्रता दी जाए, और उसी टाइम मार्क्स आते हैं और वो ये बताते हैं कि नई पूंजीवाद ने हमारे को किस प्रकार से मतलब शोषण और शोषित में मतलब बदल दिया है, और किस प्रकार से मज़दूरों का शोषण किया जा रहा है कुछ लोगों के हाथों से। तो इसके बीच में क्या हुआ, इसके बीच में जैसे आप जानते हैं 1918 में एक क्रांति हुई जिसे हम कहते हैं बोल्शेविक क्रांति, जो कि रूस में हुई, रसिया में। और वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जो सरकार थी, वहाँ पर पहला ऐसा देश बना जिसे हम राज्य कहते हैं, पहला ऐसा राज्य बना जो कि मार्क्सवाद के विचार पर था। तो इस हिसाब से पहला मार्क्सवाद देश के नाम पर, जैसे साम्यवादी देश कहते हैं, समाजवाद वाला देश वो बन गया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि और देशों में क्रांति की ये सोच रहे थे, क्योंकि अब जैसे देखिएगा कि अमीर और गरीब तो पूरे मतलब विश्व में ही होते हैं। तो उन्होंने जो थ्योरी निकाली थी मार्क्स ने, उनका मतलब भी ये था कि विश्व और ये दोनों अमीर और गरीब में बटे हुए हैं। बट यहाँ क्या हुआ, 1918 में क्रांति तो होगी, उसके कुछ साल बाद तक वेट करने के बाद भी ये देखा कि क्रांति सिर्फ रूस में हुई है और कहीं हुई नहीं, जबकि अमीर और गरीब तो पूरे विश्व के अंदर हैं। तब यहाँ पर एंटोनियो ग्राम्स्की ने स्टडी की और ये एक तरीके से पता लगाया कि एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ कि क्रांति सिर्फ रसिया में हुई और किसी जगह क्रांति हुई नहीं। और जो उन्होंने जो क्रांति का विचार दिया, जो उन्होंने बताया कि ये एक्चुअल में क्या था, ये कैसे हुआ, और जो उस फिलॉसफी है उसको दिया इन्होंने आधिपत्य हेजमनी का कंसेप्ट। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन एक जल्दी से, कि किसी समूह का अन्य समूह के ऊपर राजनीतिक, आर्थिक, वैचारिक या सामाजिक दबदबा या प्रभाव होना आधिपत्य कहलाता है। और इसके साथ ही मूल अर्थ ग्रीस के कुछ नगर राष्ट्रों के का दूसरे पड़ोसी राज्य या नगरों पर राजनीतिक दबदबा था। ये प्राचीन काल की बात कर रहे हैं हम। प्राचीन यूनान में एथेंस की शक्ति का इशारा करता है। पहले इसका अर्थ सैन्य क्षमता से था। ये जैसे बताया कि पहले के समय में, जैसे कि आज से हम 2500 साल पहले की बात करें, तो ये एक तरीके से दूसरे पे सैनिक तरीके से दबदबा कायम कर लेना। जैसे कि आपकी कंट्री पे आप 100 बंदे रहते हो, बाहर से 200 लोग आए, उन्होंने आपको अपने अंडर कर लिया कि जितना भी आप काम करोगे वो हमारे अंदर आके करोगे। ये इस सेंस में लिया जाता था।
अब इसी कंसेप्ट को एंटोनियो ग्राम्स्की ने किस प्रकार दिया, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। तो हेजमनी, सबसे पहले तो आपको पता चल गया आधिपत्य यानी किसी दूसरे के ऊपर अपना दबदबा कायम करना। ये हेजमनी का सबसे सीधा और सरल उत्तर यही है। तो अब ये हो गया हेजमनी। अब हेजमनी कैसे काम करती है, जैसे कि आपको मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे आप देखते हो कि बाहर के वेस्टर्न कल्चर आज हम फॉलो कर रहे हैं हर एक चीज़, जैसे कि बाहर जो है वही चीज़ हम भी अपनाना चाहते हैं, कपड़े हम उसी की तरीके से पहन रहे हैं, हर एक चीज़ तरीके हम उनकी तरह कर रहे हैं। तो ये चीज़ हेजमनी के कंसेप्ट में आई। तो अब इनका सबसे मेन जो जुड़ाव था वो था क्रांति को लेके, कि क्रांति रसिया में हुई, बाकी कंट्री में क्यों नहीं हुई। तो इन्होंने जो कंसेप्ट दिया वो हेजमनी, और हेजमनी में इन्होंने बताया कि एक देश दूसरे देश पे किस तरीके से मतलब अपने अधिकार को जमाए हुए है और वो कंसेप्ट कैसे काम करता है। तो तो इस चीज़ के ऊपर आई। तो इन्होंने बताया कि कैसे जो आज का समाज है वो हम पर ये काम कर रहा है। तो अब उसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। जैसे ये मैंने डाला हुआ है कि वर्तमान समय में आधिपत्य कैसे कार्य करता है, अब हम इसकी बात करेंगे यहाँ पर। तो एक बार इसकी ज़रा लाइन पढ़ लेते हैं। ग्राम्स्की के अनुसार आज जो वर्ग है वह निम्न वर्गों पर अपना आधिपत्य कायम किया हुआ है, और इसको लागू करने वाली संस्था जो है वो है स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, सिविल सोसाइटी आदि, ऐसी जगह जहाँ पर लोग सामूहिक रूप से एकत्रित होते हैं। तो मेन जो है वो ये चीज़ है, ऐसी जगह जहाँ पर लोग सामूहिक रूप से एकत्रित होते हैं। उनका मानना ये था कि जहाँ लोग ग्रुप में जाते हैं वहाँ से ये आधिपत्य का कंसेप्ट चालू करते हैं। अब जैसे कि आपको बताया मैंने, एक वक्त था पूंजीपति, दूसरा हो गया था मार्क्सवाद, है ना, मार्क्सिस्ट जिसे हम कहते हैं। तो पूंजीपति में क्या था कि आप लोगों को स्वतंत्रता दें, ये दें, और आपको पता है जब किसी को स्वतंत्रता मिलती है तो वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएगा। आप उस पर कुछ कर नहीं सकते, आप उसको बंदिश नहीं डाल सकते। तो क्या होगा, एक बंदा अमीर है तो वो अमीर होता जाएगा, दूसरा बंदा जो दबा कुचला है वो दबता ही जाएगा। तो ये कंसेप्ट यहाँ से शुरू हो जाता है। तो मार्क्स का कहना ये था कि क्रांति लाके इसको बदला जाए। अब आधिपत्य यहाँ पर कैसे आया, आधिपत्य का मतलब ये था कि जैसे ये लोग हैं इस पे क्या किया, लोगों की मानसिकता बदली गई। किसने बदली, तो पूंजीपति वर्ग ने बदली। कैसे बदली, सबसे मेन चीज़ यही सोचने की कैसे बदली। जैसे हम देखते हैं कि पूंजीपति वर्ग का जब उदय हुआ तो इन्होंने देखा कि आम लोग क्रांति ना करें। जैसे रसिया में क्रांति होगी, बाकी जगह क्रांति ना हुई, क्योंकि और भी तो कंट्रियाँ थी। जैसे कि हम माने कि ब्रिटेन को ले लें, तो ब्रिटेन से ही हम जानते हैं कि औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। सबसे ज़्यादा मज़दूर वहीं पर ही थे, उन्होंने शोषण बहुत किया अपने यहाँ के लोगों का। बच्चों को 16-16 घंटे काम कराते थे। बच्चों की एज जो होती है कहते हैं 12 से 13 वर्ष तक होती थी। बच्चे इतने में तो समझ लो मर जाते थे। एक मज़दूर की लाइफ होती थी वो ज़्यादा दिन की नहीं होती थी, इतनी बुरी हालातों में उनसे काम कराया जाता था। तो क्रांति तो सबसे पहले तो ब्रिटेन में आनी चाहिए थी। तो इन्होंने खोजा कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो बताया कि ये आधिपत्य की वजह से हुआ। फिर अब मैं आधिपत्य को आपको एकदम एक्सप्लेन करता हुआ जाऊँगा इसी के साथ साथ। तो आधिपत्य का मतलब है जैसे आप दूसरे पे कैसे अपना दबदबा कायम करके रखते हैं और कैसे करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो पूंजीपति संपर्क वर्ग हैं, संपर्क संपर्क कह रहा हूँ सॉरी, जो संपत्तिशाली वर्ग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जैसे कि ये स्कूल हो गए, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, सोसाइटी, और हमारा सबसे बड़ा, सबसे शुरुआत में जो है वो है परिवार, ये इस चीज़ को कैसे बढ़ावा देते हैं। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जहाँ पर सामूहिक रूप की जगह होती है, जहाँ पर हम सामूहिक रूप से आते हैं, खड़े होते हैं, वहाँ पर हमें क्या सिखाया जाता है कि आप अपने काम से काम रखो, अपने मतलब से मतलब रखो, किसी के बारे में कुछ मत कहो, इस तरीके से। जैसे अब इसकी शुरुआत हमारे परिवार से ही होती है। जैसे आप स्कूल जा रहे हो तो आप स्कूल से सीधा घर आओ, आपको बीच में रुकने की ज़रूरत नहीं है। काम पर से घर आ रहे हो तो डायरेक्ट घर आओ, आपको बीच में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बीच में लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रहा है, कुछ भी अनैतिक कार्य हो रहा है, आपको उसको देखने से मतलब नहीं है। और सीधे शब्दों में कहूँ तो कि दुनिया भाड़ में जाए, आपको अपने में मस्त रहना चाहिए, आपको अपने से मतलब रखना चाहिए, किसी और दूसरे की देखना ही नहीं चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यानी आप आँख मूंद के चलते हुए जाओ, अगर आपका उससे कोई मतलब नहीं है तो आप कुछ ना करो, सीधा अपने घर आओ, किसी के फटी में टांग मत अड़ाओ, एक तरीके से ये चीज़ है। तो ये कैसे करते हैं, जैसे हमारा घर ही करता है हमें कि तेरे को
कोई दुनिया में आग लग रही हो, तुझे कोई मतलब नहीं है, तूने कुछ देखा, तू चुपचाप अपने घर में आ जा। अब इससे क्या होता है, इससे क्या हुआ, जैसे पूंजीपति अगर किसी का शोषण कर रहे हैं, आपने देखा, आप चाहो तो आवाज़ उठा सकते हो, अगर आपके अंदर नॉलेज है थोड़ा सा भी, मतलब कोई भी आवाज़ उठा सकता है। मगर जब हमें यही सिखाया जाता है कि आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आप अपने काम में मस्त रहो, इस तरीक़ा की मानसिकता हमारी शुरू से डेवलप की जाती है। जैसे आप खुद ही समझ सकते हो इसे, कि जैसे आज हमारे घर वाले खुद बोलते हैं कि आप अगर स्कूल जाते हो तो डायरेक्ट घर आओ, बीच में लड़ाई झगड़ा और तेरे को कोई मतलब नहीं है। जैसे आप देखते हो कि एक्सीडेंट होने के बाद कोई बंदा उठाने नहीं आता, क्यों नहीं आता, ये इस तरीके की मानसिकता हमारे आगे बनाई जाती है कि आप किसी के फटी में टांगी मत अड़ाओ। तो इससे क्या होता है, जैसे पूंजीपति वर्ग के जो लोग शोषण कर रहे होते हैं, अगर आपको पता चल गया यहाँ कुछ गलत काम हो रहा है, मगर आप उसके बारे में कुछ आवाज़ नहीं उठा रहे हो, तो इससे क्या होता है, इससे अधिपत्य शामिल होता है। जब इनका मतलब ये होता है कि यदि हम किसी बंदे को बहला फुसला के अपनी बात मनवा लें, तो ज़रूरी है उससे मार पीट के अपनी बातें मनवाना। यहाँ पर कंसेप्ट इस चीज़ का है कि अगर कोई मेरी बात को बिना मतलब बिना कुछ बोले मान रहा है, ज़रूरी थोड़ी ना मैं उसे मार पीट के अपनी बातें समझाऊँ। अगर किसी का दिमाग अपने साइड घुमाया जा सकता है, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि उसका सर तोड़ दिया जाए, सर को तोड़ के घुमा दिया जाए। ये कंसेप्ट हेजमनी का है कि जब एक वर्ग दूसरे वर्ग पे अपनी विचारधारा को कैसे थोपता है। इसमें कॉलेज स्कूल सबको इन्होंने बताया कि ये सारे मिले भगत में चलते हैं, इनको पैसा मिलता है। ये एंटोनियो ग्राम्स्की का कहना है कि इनको सबको पैसा मिलता है, ये सारे मतलब इस विचारधारा को लेके चलते हैं। शुरू से हमें ऐसी शिक्षा दी जाती है कि तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अपने काम से काम रखो, तुम्हारी ज़िंदगी में अगर यही है तो यही भगवान ने दिया है और इससे आगे तुम्हारा बढ़ने का कोई लक्ष्य नहीं है। जैसे हम ही खुद ही देखते हैं कि यार अच्छा पेपर नंबर कम आए हैं, अच्छा भाग्य में यही था यार, छोड़ना, इससे ज़्यादा क्या मिलेगा। तो इस तरीके से तो ऐसे ही हमारे अंदर डेवलप किया जाता है कि यार तू मज़दूर नहीं है भाई, यही है तेरी लास्ट सीमा ही यही है, तू इससे आगे नहीं जा सकता, कोई बात नहीं, ये भगवान ने तुझे दिया है, तो यहीं से संतुष्ट हो जा। तो इस टाइप के हमें जो शिक्षा दी जाती है वो एक तरीके से आधिपत्य की है, ताकि हम आगे बढ़ ही ना पाए, देख ही ना पाए। जैसा आपने देखा रसिया में क्रांति तो हुई, बाकी जो ऐसे स्टेट थे जहाँ पर क्रांति होनी चाहिए थी वहाँ क्रांति हुई नहीं। वो कंसेप्ट ही यही था कि आधिपत्य हमारे पे, हमारी विचारधारा को ही ऐसा कर दिया गया था कि हम पलट के जवाब ही ना दे पाएँ। तो ये कंसेप्ट खोज निकाला था एंटोनियो ग्राम्स्की ने। और जो आप एक नाम सुना होगा आपने, फ्रैंकफर्ट स्कूल का, वो जो स्कूल मार्क्सवादियों का ही है और उसकी शुरुआत जिसे कहते हैं हम यहीं से मानते हैं कि एंटोनियो ग्राम्स्की जब इनका जीवन का जो काल होता है, इसी के बाद से ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल आता है, ये भी आता है कि ये इकोनॉमी को छोड़ के अब आधिपत्य पर ध्यान देंगे। इसके बाद आप देखोगे जैसे नव मार्क्सवादी को, तो आपको ये कंसेप्ट देखने को ही मिलेगा आधिपत्य का, कि किस तरीके से एक वर्ग दूसरे वर्ग पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। अब कैसे करते हैं ये, जैसे संस्कृति को लेके कर दिया, वेस्टर्न की चीज़ें हमें पसंद है, कपड़े लगते हम उसी के हिसाब से पहनते हैं, हम अपनी सभ्यता का भूले जा रहे हैं, एक तरीके से हम उनकी सभ्यता के अधीन होते जा रहे हैं। तो ये सारा कंसेप्ट जो था वो हेजेमनी का था। आशा है आपको समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो एक दो बार और इस वीडियो को देखें। मेरा अंदाज़ा है कि आप आराम से इसको समझ सकते हैं। टफ नहीं है, आसान ही है, बट ये है कि कोई मतलब सरल तरीके से जब आप इसको समझेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे और ध्यान लगाएंगे इसमें, तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि ये एक्चुअल में कैसे कंसेप्ट काम करता है हेजेमनी का। और इसी के साथ ही ये लेक्चर यहीं समाप्त हुआ। थैंक यू। कभी और मिलते हैं किसी और एक लेक्चर में। धन्यवाद।